प्रिय साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक अनोखी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यह यात्रा है भारत की प्राचीनतम और सर्वाधिक प्रसिद्ध कथाओं में से एक महान ग्रंथ पंचतंत्र की। यह केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन की गहन शिक्षाओं, राजनीति और व्यवहार की सूझबूझ का अद्भुत भंडार है। इस ग्रंथ को आज से हम अध्याय दर अध्याय, कथा दर कथा सुनेंगे और अंत तक इसकी पूरी पुस्तक को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं। हम सब मिलकर इस किताब को पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। जिस तरह किसी महायात्रा की शुरुआत होती है, उसी तरह आज पंचतंत्र की इस पावन यात्रा का पहला दिन है। अंत तक हम इस संपूर्ण ग्रंथ को पूरा करेंगे और उसके मूल सार को जानेंगे। पंचतंत्र की रचना करीब 2000 साल पहले संस्कृत में आचार्य विष्णु शर्मा ने की थी। कहा जाता है कि एक राजा को अपने 3 अयोग्य और अज्ञानी पुत्रों को बुद्धिमान बना था। उन्होंने विद्वान विष्णु शर्मा को बुलाया और उनसे कहा कि वे इन राजकुमारों को ऐसा ज्ञान दें जिससे वे राज्य संभालने योग्य बन जाएं। विष्णु शर्मा ने प्रतिज्ञा की कि 6 महीनों के भीतर वे इन राजकुमारों को नीति शास्त्र, राजनीति, व्यवहार, मित्रता और शत्रुता की शिक्षा दे देंगे। और उसी संकल्प से उन्होंने ये पंचतंत्र की रचना की। ये ग्रंथ 5 तंत्रों या खंडों में विभाजित है। 1. मित्र भेद, अर्थात मित्रता में दरार कैसे पड़ती है। 2. मित्र लाभ, यानी सच्चे मित्र कैसे बनाए और उनसे लाभ कैसे प्राप्त हो। 3. काकोलुकीयम, इसमें कौए और उल्लुओं के माध्यम से राजनीति और शत्रु नीति की व्याख्या है। लब्ध प्रनाश, यानी जो कुछ पाया गया हो उसका नाश कैसे होता है। 5. अपरीक्षित कारकानी, बिना सोचे समझे किए गए कार्य कैसे हानि पहुंचाते हैं। इन 5 तंत्रों के माध्यम से विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को कहानियों में ही राजनीति, नीति, व्यवहार और जीवन की गहरी समझ दी। कहानियां सरल थी, पात्र पशु पक्षी थे, लेकिन संदेश गहरे और जीवन को दिशा देने वाले थे। यही कारण है कि पंचतंत्र केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। इसे अनेक भाषाओं में अनुवादित किया गया और यह न केवल बच्चों के लिए, बल्कि बड़ों के लिए भी मार्गदर्शन का महान ग्रंथ माना गया। आज से हम इस पुस्तक का पहला भाग मित्रभेद शुरू कर रहे हैं। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि मित्रता कितनी नाजुक होती है और कैसे चुगलखोरी, अविश्वास और राजनीति एक सच्चे संबंध को तोड़ सकते हैं। इसमें पहली कथा है सिन्हा और बैल की मित्रता और फिर उसका टूटना। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य केवल कहानियां सुनना नहीं है। हम हर कथा के माध्यम से यह भी समझेंगे कि आज के जीवन में हमें उनसे क्या सीख मिलती है। जिस तरह राजा के पुत्रों ने इन कहानियों से शासन और राजनीति की शिक्षा ली, उसी तरह हम सब भी इनसे अपने जीवन, मित्रता और व्यवहार में मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो आइए इस महान परंपरा और ग्रंथ को प्रणाम करते हुए हम पंचतंत्र की यात्रा का पहला कदम बढ़ाएं। आज हम सब मिलकर मित्रभेद तंत्र की पहली कथा शुरू करते हैं। आशा है कि यह यात्रा आपके जीवन में नई प्रेरणा और नई समझ लेकर आएगी। बहुत समय पहले घने जंगल के बीच एक विशाल सिंह रहता था जिसका नाम पिंगलक था। पिंगलक उस पूरे वन का राजा था। उसकी गर्जना से आसमान गूंज उठता और छोटे बड़े सभी जीव भयभीत होकर अपने बिलों और गुफाओं में छिप जाते। उसके पास कर्टक और दमनक नाम के 2 सियार भी रहते थे। दोनों उसकी सेवा में लगे रहते, शिकार के अवशेष खाते और अपने स्वामी की शक्ति पर गर्व करते। परंतु वे दोनों भीतर से बहुत चतुर और चालाक थे, अवसर की प्रतीक्षा में रहते कि कब उन्हें राजकार्य में अधिक महत्व मिले। उसी समय किसी गांव के पास एक सांड था जिसका नाम संजीवक था। वह अत्यंत बलवान और तगड़ा बैल था। एक दिन संजीवक का पैर कीचड़ में बुरी तरह धंस गया और वह लंगड़ा कर चलने लगा। गांव के लोग समझ गए कि अब यह बैल किसी काम का नहीं रहेगा। वे उसे वहीं छोड़कर अपने काम में लग गए। अकेला और लाचार संजीवक धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। किस्मत से उसे हरे भरे घास के मैदान मिले। धीरे धीरे उसका घाव भर गया और वह फिर से उतना ही ताकतवर और सुंदर बन गया जितना पहले था। संजीवक आदत से बहुत तेज आवाज करता था। उसकी हुकार इतनी प्रबल होती कि वह पूरे जंगल में गूंज उठती। जब भी वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता, उसकी आवाज मानो गरजते बादलों जैसी प्रतीत होती। यही आवाज पिंगलक सिंह के कानों तक पहुंची। पहली बार जब उसने ये गर्जना सुनी तो वह चौकन्ना हो गया। उसने सोचा, यह कौन सा प्राणी है जिसकी आवाज इतनी भयानक है कि धरती तक कांप रही है। पिंगलक का हृदय शंका और भय से भर गया।
जो सिंह अब तक किसी से नहीं डरता था, उसने शिकार पर जाना बंद कर दिया। दिन प्रतिदिन भूखा रहने लगा। कर्टक और दमनक ने जब ये देखा तो वे हैरान हुए। वे दोनों सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनका बलवान स्वामी अचानक दुर्बल और उदास हो गया। दमनक ने आगे बढ़कर पिंगलक से पूछा, महाराज, आप शिकार पर क्यों नहीं जाते? आपके शरीर में पहले जैसी चमक क्यों नहीं है? कहीं आप किसी अज्ञात शत्रु से भयभीत तो नहीं? पिंगलक ने पहले तो कुछ न कहा, परंतु बार बार आग्रह करने पर उसने धीरे से बताया कि उस अनजानी गर्जना ने उसका हृदय हिला दिया है। वह नहीं जानता कि यह कौन सा जीव है और कितना बलवान है। दमनक मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, ये तो अवसर है। यदि मैं इस रहस्य को सुलझा दूं और महाराज को भय से मुक्त कर दूं तो उनका विश्वास मुझे मिल जाएगा। उसने कर्टक से कहा, मित्र, महाराज व्यर्थ ही भयभीत हैं। मैं जाकर देखता हूं कि यह कौन है। दमनक धीरे धीरे आवाज की दिशा में गया। घने वृक्षों के बीच उसने देखा कि एक शक्तिशाली सांड घास चर रहा है। कभी वह अपनी टांगों से जमीन पटकता, कभी अपनी गर्दन हिलाकर गहरी हुकार भरता। दमनक ने ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि यह तो साधारण बैल है, बस उसकी आवाज भयंकर है। दमनक ने संजीवक के पास जाकर बड़ी नम्रता से कहा, भाई, मैं इस वनराज पिंगलक का दूत हूं। आपने जो गर्जना की है उससे हमारे राजा आशंकित हो उठे हैं, लेकिन वे न्यायप्रिय और उदार हैं। यदि आप चाहे तो उनसे मित्रता की जा सकती है। संजीवक ने पहले तो आश्चर्य से दमनक की ओर देखा, फिर बोला, मैं तो मात्र एक परित्यक्त बैल हूं। मेरा किसी से वैर या प्रतिस्पर्धा नहीं। यदि सचमुच आपका राजा मुझे मित्र मानना चाहता है तो मुझे क्या आपत्ति होगी। दमनक यही चाहता था। उसने तुरंत संजीवक को पिंगलक के पास ले जाकर परिचय कराया। पिंगलक ने जब देखा कि यह तो मात्र एक बैल है तो उसका भय जाता रहा। धीरे धीरे बातचीत हुई और दोनों में मित्रता हो गई। सिंह और सांड घंटों तक साथ रहते, बातें करते और समय बिताते। सिंह ने शिकार करना छोड़ दिया। अब वह संजीवक के साथ भोजन, विश्राम और वार्तालाप में दिन काटने लगा। सिंह के लिए यह नया मित्र आनंद और सुरक्षा का कारण बन गया। जंगल के अन्य जीव भी इस अद्भुत मित्रता को देखकर आश्चर्यचकित थे। जहां एक ओर वनराज सिंह, वहीं दूसरी ओर साधारण बैल, दोनों गहरी मित्रता में बंधे थे। लेकिन कर्टक और दमनक को यह सब रास नहीं आया। वे सोचने लगे कि अब तक हम महाराज के सबसे निकट थे, पर अब उनकी सारी निकटता संजीवक के लिए है। वे हमारे बिना भी प्रसन्न रहते हैं। यदि यह स्थिति बनी रही तो हमें कोई महत्व नहीं मिलेगा। यह विचार उनके मन में ईर्ष्या की ज्वाला बनकर जल उठा। दमनक ने कर्टक से कहा, मित्र, हमें अपना महत्व पुनः स्थापित करना होगा। यदि सिंह और बैल की मित्रता टूट रही तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हमें इनके बीच फूट डालनी होगी। कर्टक पहले तो झिझका और बोला, लेकिन ये दोनों तो सच्चे मित्र बन चुके हैं। मित्रता में फूट डालना कठिन कार्य है। दमनक ने दृढ़ स्वर में कहा, कठिन ही सही, पर यही हमारी मुक्ति का मार्ग है। हम नीति और युक्ति से काम लेंगे। सिंह के मन में शंका उत्पन्न करेंगे और बैल के मन में अहंकार जगाएंगे। एक बार अविश्वास पैदा हो जाए तो मित्रता टूटने में देर नहीं लगेगी। इस प्रकार षड्यंत्र के बीज बो दिए गए। कर्टक और दमनक अवसर की प्रतीक्षा करने लगे कि कब अपनी चालें चले और सिंह तथा बैल की को तोड़े। जंगल की सुबह हमेशा की तरह हरी भरी और शांत थी, परंतु कर्टक और दमनक के मन में शांति नहीं थी। वे देखते कि पिंगलक सिंह संजीवक बैल के साथ बैठा घंटों बातें करता है, कभी हंसता, कभी गंभीरता से उसकी राय सुनता है। सिंह जो अब तक एकाकी था, अब बैल का मित्र बनकर अलग ही संसार में डूब गया था। कर्टक ने धीरे से कहा, मित्र, यह स्थिति हम दोनों के लिए घातक है। पहले महाराज हर निर्णय में हमसे राय लेते थे, अब बैल की सलाह को ही महत्व देते हैं। धीरे धीरे हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। दमनक ने उत्तर दिया, यही तो मैं सोच रहा हूं। हमें इस मित्रता में दरार डालनी ही होगी, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बाद दमनक ने सिन्हा के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने एक विचित्र बात देखी है। मुझे लगता है कि संजीवक बैल के हृदय में आपके प्रति निष्ठा नहीं रही। वह अपनी शक्ति और आकार पर इतना गर्व करने लगा है कि वह स्वयं को आपसे श्रेष्ठ समझने लगा है। पिंगलक ने चौंक कर उसकी ओर देखा, क्या यह सत्य है? दमनक ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कई बार उसे मन ही मन बड़बड़ाते सुना है कि यह जंगल बैलों का होना चाहिए, सिन्हा का नहीं। मुझे भय है कि कहीं वह समय आने पर आपको चुनौती न दे। सिन्हा पहले तो विश्वास नहीं कर सका। मित्रता इतनी गहरी थी कि उस पर संदेह करना कठिन था।
लेकिन दमनक ने बड़ी चतुराई से अपनी बात रखी। उसने कहा, महाराज आप स्वयं देख लीजिए, जब वह आपसे मिलता है तो भले ही वह विनम्र दिखाई दे, परंतु जब आप नहीं होते तब उसकी आंखों में गर्व और आवाज में कठोरता होती है। पिंगलक के मन में धीरे धीरे संदेह का बीज अंकुरित होने लगा। उधर दमनक ने संजीवक के पास भी जाना शुरू किया। उसने धीरे धीरे उसे यह समझाना शुरू किया कि सिंह उसकी शक्ति से ईर्ष्या करता है। मित्र, उसने कहा, तुम्हारी ताकत और आवाज पूरे जंगल को हिला देती है, परंतु सिम्हा सोचता है कि यदि बैल इतना शक्तिशाली है तो कहीं एक दिन ये मेरा स्थान न ले ले। वह बाहर से मित्र बना हुआ है, लेकिन भीतर से तुमसे डरता है। संजीवक ने पहले तो इसे मजाक समझा, परंतु जब दमनक बार बार अलग अलग तरीकों से यही बात कहने लगा तो उसके मन में भी संशय ने जगह बना ली। अब स्थिति यह हो गई कि सिंह और बैल दोनों ही भीतर एक दूसरे से सावधान रहने लगे। वे मिलते तो मित्रों की तरह हंसते बोलते, पर हृदय में अविश्वास बढ़ने लगा। करटक ने दमनक से कहा, तुम्हारी योजना सफल हो रही है, अब बस थोड़ा और उकसाना बाकी है, फिर मित्रता स्वयं ही टूट जाएगी। एक दिन दमनक ने सिंह से कहा, महाराज, कल मैंने देखा कि संजीवक की दृष्टि बड़ी विचित्र थी। उसने आपको ऐसी नजर से देखा जैसे किसी दिन वह आपको चुनौती देगा। मैंने यह भी सुना है कि वह जंगल के अन्य जीवों से गुप्त बातें करता है। सिंही ने गुस्से से कहा, यदि यह सत्य है तो यह घोर विश्वासघात होगा। दमनक ने उत्तर दिया, महाराज, यही कारण है कि मैं आपको बार बार सचेत करता हूं, मित्रता में सावधानी भी आवश्यक है। दूसरी ओर संजीवक के पास जाकर उसने कहा, मित्र, तुम्हारे और सिन्हा के बीच अब पहले जैसी निकटता नहीं रही। वह तुम्हारे बारे में करटक से बातें करता है। मैंने स्वयं सुना है कि वह कहता है, बैल बहुत घमंडी हो गया है, इसे सबक सिखाना चाहिए। अब तुम ही सोचो, ऐसा मित्र कितना सुरक्षित है। संजीवक के मन में भी संदेह गहराने लगा। उसने सोचा, शायद सचमुच सिंह अब मुझे अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा है। उसकी मित्रता केवल दिखावा है। इस प्रकार दोनों ओर शंका और भय का जाल बुन दिया गया। सिंह सोचने लगा, यदि बैल सचमुच विद्रोह कर दे तो क्या होगा। वह बलशाली है और उसकी आवाज से सारे जीव प्रभावित हो सकते हैं। उधर बैल सोचने लगा, यदि सिंह ने मुझ पर आक्रमण कर दिया तो मैं क्या करूंगा। बेहतर है कि पहले ही सावधान हो जाऊं। जंगल का वातावरण अब बदलने लगा। जहां पहले मित्रता और विश्वास था, वहां अब असुरक्षा और संशय का धुंधलका छा गया। करटक और दमनक ये सब देखकर संतुष्ट थे। उन्होंने अपनी चालें चल दी थी, अब बस परिणाम की प्रतीक्षा थी। दमनक की बातों ने दोनों मित्रों के मन में इतनी गहरी शंका भर दी थी कि अब जब भी सिंह और संजीवक आमने सामने होते तो मुस्कान के पीछे छिपा हुआ डर और संदेह साफ झलकने लगता। सिंह मन ही मन सोचता कि यह बैल किसी भी क्षण अपनी शक्ति का प्रयोग करके मुझे चुनौती दे सकता है। दूसरी ओर संजीवक भी ये मानने लगा कि सिन्हा बस अवसर की तलाश में है कि कब मुझ पर आक्रमण कर दे। दमनक ने अब योजना का अगला चरण शुरू किया। उसने संजीवक से कहा, मित्र, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिंह स्वभाव से क्रूर होता है। वह चाहे जितनी मित्रता दिखाए, लेकिन उसके मन में हमेशा शिकार की प्रवृत्ति रहेगी। यदि कभी उसके पेट की आग भड़क उठी तो सबसे पहले तुम्हें ही निशाना बनाएगा। बेहतर होगा कि तुम स्वयं को बचाने की तैयारी करो। संजीवक पहले ही शंका में था, अब उसे यह बात सच जैसी लगी। इधर सिन्हा के पास जाकर दमनक ने कहा, महाराज, मैंने कल रात संजीवक को कुछ अन्य पशुओं से बात करते सुना। वह कह रहा था कि सिन्हा बूढ़ा हो रहा है और समय आ गया है कि इस जंगल का नया राजा बने। क्या आप समझते हैं कि यह केवल मजाक था? नहीं, यह उसकी महत्वाकांक्षा है। सिन्हा की आंखें क्रोध से लाल हो गई। यदि यह सच है तो यह तो मेरे राज्य के साथ विश्वासघात है। दिन बीतते गए और अविश्वास की खाई चौड़ी होती गई। सिंह और बैल अब खुलकर संवाद भी नहीं करते थे। यदि मिलते तो बस औपचारिक बातें होती। करटक ये सब देखकर चिंतित हो उठा। उसने दमनक से कहा, क्या यह उचित है कि हम दो सच्चे मित्रों को इस तरह शत्रु बना दें? मित्रता का बंधन तोड़ना पाप है। दमनक ने हंसकर कहा, मित्र, राजनीति में पाप और पुण्य का कोई स्थान नहीं। यहाँ केवल अपना हित देखना चाहिए। यदि हम ऐसा न करते तो महाराज की निकटता हमेशा उस बैल को मिलती और हम उपेक्षित रह जाते। एक दिन दमनक ने संजीवक को और भड़काते हुए कहा, आज मैंने सुना कि सिन्हा तुम्हें मारने की तैयारी कर रहा है। उसने कहा कि बैल अब बोझ बन गया है। यदि तुम आज ही सावधान न हुए तो कल देर हो जाएगी। संजीवक का चेहरा तमतमा उठा। उसने सोचा, अब और सहन करना मूर्खता होगी।
मुझे भी अपने बचाव की तैयारी करनी चाहिए। उसी शाम दमनक सिन्हा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आज जब मैं संजीवक के पास गया तो वह बहुत उत्तेजित था। उसने कहा कि सिन्हा मुझ पर अन्याय कर रहा है और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह तो सीधी सीधी विद्रोह की घोषणा है। सिन्हा का क्रोध अब नियंत्रित न रहा। उसने दहाड़कर कहा, यदि ऐसा है तो कल ही उसे उसके अहंकार का परिणाम दिखाना होगा। जंगल में सन्नाटा छा गया। दोनों ओर से आक्रोश और भय की ज्वाला भड़क चुकी थी। संजीवक सोच रहा था कि अब यदि सिन्हा मुझ पर आक्रमण करेगा तो मैं भी चुप न रहूंगा। उसकी आंखों में विद्रोह की चमक आ गई थी। दूसरी ओर सिन्हा अपने अभिमान और संदेह से इतना भर गया था कि उसने ठान लिया था कि इस बैल को समाप्त करना ही होगा। रात भर दोनों सो न सके। कभी पुराने दिनों की मित्रता की याद आती तो कभी दमनक के भरे हुए शब्द कानों में गूंजते। अंततः शंका और भय ने मित्रता पर विजय पा ली। दोनों ने मन ही मन तय कर लिया कि अब अगली मुलाकात अंतिम होगी। अगले दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरण जंगल के वृक्षों पर फैली तो वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। संजीव का बैल अपने भीतर गुस्से की ज्वाला लिए मैदान की ओर निकला। उसके खुर जमीन पर इस तरह पड़ रहे थे जैसे धरती को चुनौती दे रहे हों। उसकी आंखों में शंका और क्रोध का मिश्रण था। उधर पिंगलक सिन्हा भी अब गुफा से बाहर आया। उसके दांत पीस रहे थे और शरीर की मांसपेशियां तन चुकी थी। वह नहीं मन सोच रहा था कि आज इस विश्वासघाती बैल को समाप्त करके ही चैन मिलेगा। दोनों आमने सामने आए। पहले क्षण भर के लिए उनकी नजरें टकराई और बीते दिनों की मित्रता की स्मृतियां उभर आईं। वे पल जब वे साथ बैठे बातें करते थे, हंसते थे, शांति से इसमें बिताते थे। लेकिन उसी क्षण दमनक के भरे हुए शब्द उनके कानों में गूंज उठे और स्मृतियां धूधली पड़ गईं। अब उनके बीच केवल अविश्वास और वैर रहा था। संजीव ने ऊंची आवाज में उन्होंने हुंकार भरी। पिंगलक ने भी एक प्रचंड दहाड़ लगाई और जमीन पर पंजे पटके हवा में तनाव घल गया। कुछ ही क्षणों बाद दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया। बैल ने अपने सींग झोंक दिए और सिंह ने अपने नुकीले पंजे बढ़ाए। भिड़ंत इतनी भयानक थी कि पास खड़े जीवर से भाग खड़े हुए। संजीव का अपनी पूरी शक्ति से लड़ा। उसके सींग कई बार सिंह के शरीर से टकराए आए, परंतु पिंगल तो जंगल का राजा था। उसके अनुभव और बल के सामने संजीवक देर तक टिक न सका। भयंकर संघर्ष के बाद अंततः सिंह ने बैल को धराशायी कर दिया। संजीवक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से जीवन की चमक बुझ गई। जंगल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। पिंगलक ने भारी सांसें लेते हुए अपने मृत मित्र की ओर देखा। उसकी आंखों में जीत का गर्व नहीं था, बल्कि गहरा दुख था। उसे याद आया कि कैसे दमनक ने बार बार उसके कान भरे थे और कैसे उसने बिना सत्य जाने उन बातों पर विश्वास कर लिया। उसका हृदय पछतावे से भर उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्टक और दमनक दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उनकी योजना सफल हो चुकी थी। वे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब महाराज फिर से अकेले रह गए थे और उन पर निर्भर होने को मजबूर थे। इस प्रकार सिन्हा और बैल की मित्रता का दुखद अंत हुआ। विश्वास और सच्चाई की नींव पर खड़ी हुई मित्रता चुगलखोरी और षड्यंत्र की आंधी में टूट गई। जंगल के जीवों ने यह घटना देखी और मन ही मन समझ लिया कि शंका और अविश्वास से बड़ी कोई विपत्ति नहीं होती। प्रिय साथियों, यह थी पंचतंत्र की शुरुआत और इसकी पहली कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीख मिली हो, तो आपसे निवेदन है कि इसे लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि अगली कथाएं भी आप तक बिना रुके पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि नई कथा आते ही आपको सबसे पहले सूचना मिले। और हाँ, ये ज्ञानवर्धक यात्रा अकेले न सुने, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि सब लोग इन कहानियों से लाभ उठा सकें। आपकी छोटी सी सहभागिता हमें और अधिक उत्साह से काम करने की प्रेरणा देती है। तो चलिए, अगली कथा में फिर मिलते हैं।